ड्रामा के स्टार्टिंग में यानजी की शादी हो रही थी और उससे मिलने के लिए जो आया था वह कमरे में उसके साथ रोमांस कर रहा था। यानजी उसे कहती, तुम्हें नहीं लगता है कि ये कितना ज़्यादा एक्साइटिंग है? मैं शिव से शादी करने वाले हूँ। कमरे के गेट पर वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। जल्दी जल्दी रोमांस फिनिश करो, मुझे नीचे भी तो जाना है। जो यहाँ पर उसे कहता है, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम मेरे पेशेंस का लिमिट टेस्ट कर रही हो? यानजी उसे कहती है, ऐसा कुछ नहीं है डार्लिंग, मैं तो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पर शिव कमरे के बाहर गेट को जोर जोर से नॉक करने लगता है। उसकी दुल्हन अंदर किसी और के साथ लगी पड़ी थी। ये बात उसे पता ही नहीं था। अब कहानी यहाँ तक कैसे पहुँची और ये सीन क्यों हमें दिखाई दे रहा है, जानने के लिए हमें पास्ट में तो जानना पड़ेगा ना। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यानजी को दिखाया जाता है उसके डैड ओवर कंट्रोलिंग थे और थोड़े ठरकी भी, लेकिन ये बात बाहर किसी को नहीं पता था। यानजी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पर उनकी नौटंकियों को झेल रही होती है। वो उसे बिल्कुल पेट की तरह ट्रीट करते थे। आज वो किस्मत से जो से मिलती है। हालांकि वो जो की आइडेंटिटी को जानती नहीं थी, बट वो ये सोचती है वो अपनी लाइफ ऐसे वेस्ट नहीं करेगी। अगर उसे उसके डैड के कंट्रोल में रहना ही है तो क्यों ना वो कुछ टाइम अपना फ्रीडम एंजॉय कर सके। और यहाँ पर वो जो से जा कर के उसे खुद का इंट्रोडक्शन देती है। कहती है कि मुझे तुम काफ़ी खूबसूरत लगे, क्या तुम में है हिम्मत मत मेरे साथ वन नाइट स्टैंड स्पेंड करने का? जो बहुत ही सख्त लड़का था, उसके लाइफ में इस टाइप के सिचुएशंस कभी नहीं आते थे। इनफैक्ट वो बेचारा तो अब तक इसी चक्कर में वर्जिन भी था। लेकिन यानजी का ये बोल्ड उसे ऑफ़र काफ़ी पसंद आया। लड़की होकर के वो खुद उसके पास आ रही, उसकी आंखों में वो चीज़ दिख रही थी कि वो उसका इस्तेमाल ही करे, बट फिर भी जो इस्तेमाल होने के लिए तैयार था। यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे रोक रहा होता है ऐसा नहीं करने के लिए, बट वो कहाँ ही सुनने वाला था। तभी यानजी के डैड आ जाते हैं। यानजी उसे कहती है, हिम्मत है तो आ जाना। ठीक 10 मिनट बाद इस होटल के कमरे में आप जाओ के लिए ये चीज़ें तो चैलेंजिंग हो जाती है, और लड़कों को चैलेंज तो कितना पसंद होता है। उसके डैड गुस्सा करते हुए यानजी को वहाँ से लेकर के जाते हैं और उसका फ्रेंड उसे कह रहा था कि भाई मत ले पंगा, बात मान, बहुत मुश्किल बढ़ जाएगी। लेकिन वो कहता है नहीं, अब बस बहुत हो गया और मुझे उससे मिलने जाना है। उसने मुझे चैलेंज किया है तो मैं कैसे ही इस चैलेंज को एक्सेप्ट ना करूँ। ठीक 10 मिनट बाद वो उस होटल के कमरे में पहुंच जाता है जहां पर कि यानजी ने उसे आने के लिए कहा था। वो यहां पर आती है और जो को देख के कहती है, चलो कम से कम तुम में इतनी हिम्मत तो है। जैसे ही मैं जो के पास रोमांस करने के लिए जाती है तभी सामने उसकी नज़र पड़ती है कि उसके दोस्त और उसके कुछ ग्रुप के लोग कुछ लैपटॉप पर कर रहे हैं। वो ये देख करके पूछने लगती है कि क्या चल रहा है यहाँ पर। जो उसे बताता है, तुम्हारे डैड की कंपनी के शेयर्स में डाउन करा रहा हूँ। ये सुनते ही वो शॉक हो जाती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्चुअल में वो इतना स्ट्रॉन्ग है और ऐसा कर सकता है। फ्लैशबैक में कुछ घंटे पहले का बात उसे याद आता है जहाँ पर उसके डैड को कॉल आया था, कंपनी में पंगे स्टार्ट हो चुके हैं। तो वो सोचती है शायद उसका तीर सही निशाने पर लगा है। आगे बढ़ के वो उसके साथ रोमांस करती है। दोनों कमरे में जाते हैं और वो रोमांस करने के टाइम पर बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम एक मैटर में मेरा हेल्प करो। वो जानती थी कि बेड पर लड़के तो लड़कियों की सारी बात को मान जाते हैं, दैट्स वाई उसने अपना पॉइंट वहाँ रखा था। वो उसे पूछता है, बताओ तुम्हें मुझसे क्या हेल्प चाहिए? वो कहती है, मेरे लिए मेरे ग्रैंडफादर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे ग्रैंडफादर को मेरे डैड के चंगुल से निकालो और उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। वो कोमा में है। जो उसकी बात एज यूजुअल मान जाता है, लेकिन सिचुएशन यहाँ पर अलग था। उसने यहाँ पर इसलिए उसकी बात नहीं मानी थी कि वो उसके साथ रोमांस कर रहा था, बल्कि बातें कुछ और था। उसका फ्रेंड उसे बात में कर रहा था, यार मैं यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ और तुम मुझे बेड में मेहनत कर रहे हो। तभी यानजी आती है उसके फ्रेंड के सामने, उसे किस करते हुए कहती है, अब घर का रूल है, मुझे तो जाना पड़ेगा, बट आई होप कि जो मैंने कहा है वो तुम पूरा कर दो। जो का फ्रेंड उन दोनों के पिक्चर को क्लिक करता है और यानजी वहाँ से चली जाती है। जो यानजी में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा था। ये रात उन दोनों की पहली रात थी, एक दूसरे के साथ भी और इस लाइफ का फर्स्ट इंटीमेसी वाली रात भी। दैट्स वाई जो यानजी में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो जाता है और वो अपने फ्रेंड को यानजी के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोलता है। यानजी थोड़ा डरते हुए घर पहुंचती है।
उसके फादर उस पर गुस्सा कर रहे थे कि वो कहाँ रह गई थी। बहाना कर देती है वो ग्रैंडफादर से मिलने के लिए गई होती है। उसके फादर उसे कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए नया नाइट ड्रेस मंगाया है, जाओ पहन करके मेरे सामने आ जाओ। इधर यानजी का बैकग्राउंड पता लगा करके जैसे ही जो उसे कॉल करने वाला था उसका फ्रेंड समझा बुझा के उसे रोक देता है। रात में कॉल करना सही नहीं है। यानजी को नहलाने के लिए एक मेड जाती है। उसका काम था नज़र रखना कि यानजी के बॉडी पर कोई निशान तो नहीं है। इट मीन्स वो किसी के साथ इंटीमेट होकर के तो नहीं आई है। यानजी ने जो को कहा था मेरी बॉडी पे कोई मार्क नहीं आना चाहिए। आफ्टर दैट वो नए कपड़े पहन करके आती है। उसके डैड एज यूजुअल उसके साथ ठरकी वाला बिहेवियर करते हैं। यानजी सब कुछ झेल रही थी ये सोचते हुए कि बस कुछ दिन और फिर वो अपना रिवेंज ले लेगी। वो उसे कहानी सुना करके सुला रहा था। जैसे उसे टच करने के लिए जाता है तभी एक लेडी वहाँ पर आ जाती है। ये लड़की जो कि शिवू की मॉम थी और वो इन्हीं के घर में रहा करती थी। शिवू यानजी के डैड का बेटा नहीं था। जो शिवू की मॉम थी वो चाहती थी कि कैसे भी करके यानजी के डैड की जो सारी कंपनी है वो उसके बेटे को मिल जाए। उसे बहाने से वहाँ से लेकर के जाती है। उसके जाते ही यानजी उस ड्रेस को चेंज करके उसे आग लगा देती है। अगली सुबह होती है जहाँ पर कि उसे जो का कॉल आता है। यानजी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो ऐसे कहता है कि वन नाइट स्पेंड करके तुम ऐसे कैसे मेरे लाइफ से गायब हो सकती हो। यानजी उसे कहती है मैंने तुम्हें कहा था ग्रैंडफादर का हेल्प करने के लिए, क्या तुमने उस बारे में कुछ सोचा। वो कहता है कि ग्रैंडफादर के बारे में तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं तुरंत ही सॉल्व कर दूँगा। तुम दोबारा मुझसे कब मिल रही हो। यानजी कहती है कि टाइम मिलते ही मैं तुम्हें मैसेज डालूंगी। जैसे ही फ़ोन रखती है शिवू की मॉम वहाँ पर आ जाती है। वो यानजी से कहती है जाओ देखो तुम्हारे डैड शिवू को पीट रहे हैं, जा करके उनको रोको। यानजी उसे कहती है अच्छा और मैं क्यों करूँ, वो तुम्हारा बेटा है, तुम जाके कंट्रोल करो। शिवू की मॉम कहती है कल रात में मैंने तुम्हारा हेल्प किया था ना, तब तुम मेरे बेटे को सेव नहीं कर सकती। यानजी उसे कहती है नहीं। वो गुस्सा करने लगती है और कहती है जाओ वरना मैं तुम्हारे डैड को बहुत सारी बातें तुम्हारी कंप्लेन कर दूँगी। यानजी जाती है अपने डैड को दवा देने के लिए ताकि उनका ध्यान थोड़ा यहाँ पे भटक सके। तभी शिवू को कॉल आता है कि कल रात जो कुछ भी कंपनी में हुआ एक्चुअल में वो कोई कोइंसिडेंट नहीं था, जो ने ये सब कुछ किया था। तभी वहाँ पर उसे याद आता है कि कल रात यानजी जो से ही तो बात कर रही थी। उसके डैड को डाउट होने लगता है कि कहीं ये सब कुछ यानजी कर तो नहीं रही, लेकिन जो उसका क्यों हेल्प करेगा। यही सोचते हुए वो चुप रह जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जो का कॉल दोबारा यानजी को आने लगता है। वो जैसे तैसे करके यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल आउट करती है, बहाना करके कि नहीं किसी का कॉल नहीं है। और यहाँ पर अब जो को लग रहा था कि कहीं यानजी खतरे में तो नहीं है, कहीं उसके डैड को उनके बारे में पता तो नहीं चल गया, वरना वो तो सच में उसे मार डालेंगे। यानजी यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल करती है और उसके डैड से बच जाती है। लेकिन जो अभी यानजी को वहाँ से लेके आने का प्लान कर रहा था। दूसरे सीन में यानजी पियानो प्ले कर रही होती है। उसके डैड उसे सिखाने के बहाने उसके हाथों को टच कर रहे थे। यानजी को बहुत ही घिन आ रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे करके खुद को कंट्रोल की हुई थी। तो शिवू की मॉम उसे दवा लगा रही थी। वो शिवू को काम डाउन होने के लिए कहती है एक बार बस तुम यानजी के साथ इंटीमेट हो जाओ, फिर मैं तुम्हारी शादी उससे फिक्स करा दूँगी। रात में वो यानजी को मिल्क ऑफ़र करने के लिए जाती है जिसमें लव पोशन मिला हुआ था। ये बात यानजी को पता नहीं था और वो ये मिल्क ड्रिंक कर लेती है। जैसे ही वो ऐसा करती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा वाला नशा होने लगता है और वह समझ जाती है कि ज़रूरी यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। अब इस गड़बड़ी को सुधारने के लिए वो यहाँ पर जो को कॉल करती है और कहती है आ करके मुझे सेव करो, पंगे बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो जल्दी जल्दी सब कुछ छोड़ करके उसे सेव करने के लिए निकलता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं शिवू उस कमरे में एंटर कर रहा था गेट ओपन करके, ये सोचते हुए कि शायद आज तो वो उसके साथ इंटीमेट हो ही पाएगा। लेकिन उसे पता नहीं था यानजी खुद को सेव करने के लिए खुद को हर्ट कर चुकी है और वो वहाँ से ऊपर कॉरिडोर में निकल गई है और वहाँ पर वो इसी वजह से ऊपर से जंप करने वाली थी ताकि वो खुद को सेव कर सके। अब यहाँ पर नीचे लॉन में जो उसका इंतज़ार कर रहा था, जब वो देखता है कि वो ऊपर से जंप करने वाली है तो वो काफ़ी घबरा जाता है। जल्दी जल्दी वो उस बाउंड्री के पास जाता है ताकि वो यानजी को सेव कर सके और यानजी सच में जंप कर जाती है। जो उसे थैंकफुली पकड़ लेता है
और वो बहुत घबरा गया था उसे इंजर्ड देख करके। वो उसे कहती है मुझे यहाँ से ले चलो। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं उसके डैड के बॉडीगार्ड्स उस पर अटैक करने लगते हैं। जो उनसे लड़ करके थोड़ा इंजर्ड तो हो जाता है, बट थैंकफुली यानजी को सेव करके वहाँ से लेकर के जाता है। वो उसे डर था कि कहीं जो भी इंजर्ड ना हो जाए। वो जो के गुस्से को काम डाउन कर रही थी, ऊपर से यानजी पर भी वो दवा असर में था। तो जो उसे संभालते हुए ट्रीटमेंट के लिए लेकर के जाता है। एंटीडोट देने के बाद वो उसे घर लेकर के जाता है। और वो जब सो रही थी, काफ़ी परेशान थी, तो वो उसके साथ था। उसका फ्रेंड यहाँ पर आता है, उसे बताता है कि इसे लव पोशन दिया गया था और उसे लव पोशन देने वाला एक्चुअल में कोई और नहीं, शिवू की मॉम थी। ये बात यानजी को पता चलता है तो वो शॉक हो जाता है। एक्चुअल में जो को ये भी पता चल गया था कि शिवू यानजी के डैड का असली बेटा नहीं है। तो वो समझ जाता है कि क्या प्लान चल रहा है, लेकिन जानना ये था कि क्या यानजी को इस बारे में पता है या नहीं। वो यानजी के होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। उसका फ्रेंड वहाँ से चले जाता है। यानजी सो रही थी तो जो जा करके उसे हक कर लेता है ताकि जो भी उसका स्ट्रेस है वो कम हो जाए और यानजी थोड़ी देर और आराम कर सके। यानजी की नींद खुलती है। उसे कहती है कि वो मेरे लिए इतना क्यों कर रहा है। जो उसे कहता है क्योंकि शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और मैं तुम्हारा हर सिचुएशन में हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। वो यानजी को शादी करने के लिए ऑफ़र करता है। यानजी हाँ कह देती है। कहती है जैसे ही ये सब कुछ ख़त्म होगा मैं तुमसे शादी कर लूँगी। जो खुश हो जाता है। जब अगली मॉर्निंग वो जगती है तो वो उससे कहता है कि एक्चुअल में तुम्हें लव पोशन देने वाला कोई और नहीं, शिवू की मॉम थी। क्या ये बात तुम्हें पता है? यानजी से कहती है मतलब कि तुमने मेरे बारे में सब कुछ पता लगा ही लिया है ना। जो उसे कहता है इसमें छुपने वाली क्या बात थी, तुम्हें पता है कि मुझे जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है वो मुझे तुरंत ही मिल जाता है। यानजी बताती है मेरे डैड बहुत ही ठरकी है, मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ। मैं अपनी मॉम की बेटी थी जब उनकी शादी हुई। मेरे असली डैड अब इस दुनिया में नहीं हैं। और यानजी के डैड यानजी को लेकर के बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस थे। वो उसे किसी और के साथ कभी नहीं देख सकता था। और यानजी कहती है मुझे उसी इंसान से बदला लेना है और यहाँ पर क्या तुम मेरा हेल्प करोगे। वो उसकी बात मान जाता है। कहता हाँ, मैंने कहा ना, मैं किसी भी मैटर में तुम्हारा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुन कर के वो थोड़ा सा रिलैक्स होती है कि चलो अब कम से कम उसका बैकर कोई तो है जो उसके लिए सब कुछ करेगा। शायद अब उसके बुरे दिन ख़त्म होने वाले हैं। जो यानजी से इतना प्यार करता था कि वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। थैंकफुली यानजी का तीर सही निशाने पर लगा, वरना ना जाने कितने प्रॉब्लम्स उसे आगे चल के आने वाले थे। अब यहाँ पर वो इस तरीके से उसकी बात मान जाती है और अगले दिन वो उसे छोड़ने के लिए जाता है। उसने उसका हेल्प किया था कि वो पूरी रात कल हॉस्पिटल में थी, इस बात का प्रूफ है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं। यानजी कॉन्फिडेंट होकर के घर जाती है। उसके फादर उस पर भड़का हुआ था। कल वो पूरी रात कहाँ थी। यानजी को देख करके शिवू की मॉम घबरा रही थी क्योंकि अब उनका पूल खुलने वाला था ना। यहाँ पर यानजी हॉस्पिटल का रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है कि एक्चुअल में कल रात शिवू की मॉम ने उसके साथ इंटीमेट होने के लिए उसे लव पोशन दिया था। खुद को संभालने के लिए वो हॉस्पिटल में थी। पूरी रात उसका ट्रीटमेंट चला। ये बात सुनते ही यानजी का डैड बहुत ही भड़क जाता है और वो अब तो शिवू और उसकी मॉम की जो पिटाई लगाता है कि बस पूछो ही मत। स्पेशली शिवू की। उसकी मॉम उसे कहती है कि जाके मेरे बेटे को बचाओ वरना मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। यानजी हंसते हुए कहती है अभी तो बहुत सारे राज खोलने बाकी है डैड के सामने, ये तो बस शुरुआत है, देखती जाओ मैं आगे क्या करती हूँ। मुझसे पंगा लेने के लिए आई थी ना, अफसोस गलत इंसान से पंगा ले लिया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो जानती थी कि उसी के डैड ने एक्चुअल में उसकी मॉम को मारा है। जब वो छोटी थी तब उसने उसका गला दबाते हुए देख लिया था। वो इसी चीज़ का प्रूफ ढूंढ रही थी। इधर शिव वो बहुत ही गुस्सा में था। उसके डैड उसकी मॉम से समझाती है यानजी से बस तुम शादी कर लो, फिर पूरी ज़िंदगी उससे टॉर्चर करते रहना। यहाँ पर जब यानजी आती है तो वो खुद ही शिवू से शादी करने का ऑफ़र करती है। कहती है शादी के बाद तुम्हें डैड की प्रॉपर्टी मिलेगी और मुझे तुम लोगों से पीछा छूटेगा। शिवू सोचता है ये तो खुद ही बलि का बकरा बनने के लिए आ रही है, तो फिर मैं इतना अच्छा मौका क्यों ही गंवाने दूँ। वो यहाँ पर उसकी बात मान जाता है। कहता है कि चलो ठीक है, बट उसे पता नहीं था कि यानजी ने
उसके लिए क्या कुछ प्लान किया। उसके सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी ये पता लगाना कि ग्रैंडफादर अचानक से वेजिटेटिव स्टेट में कैसे चले गए। उसकी मॉम को तो उसके डैड ने मारा था, ये बात वो जानती ही थी। अगले दिन कहानी का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि यान शिवू से शादी करने के लिए रेडी थी और जो उससे मिलने के लिए आता है वो ऐसा कहता है क्या वो उसे धोखा दे रही है। वो कहती है नहीं, ये तो बस प्लान का हिस्सा है, मुझे पता था कि तुम मुझे लेने के लिए यहाँ पर ज़रूर ही आओगे। सिवर उसके मोम को लास्ट टाइम सबक सिखाना है और तुम इसके बाद मुझे यहाँ से लेकर के जाना। वो उसकी बात मान जाता है। वो दोनों वही यहाँ कमरे में रोमांस कर रहे होते हैं और शिव वो यांजी को ढूंढने के लिए कमरे में आता है। जैसे ही यहाँ पर यांजी स्टेज पर जा रही होती है शिवू से शादी करने के लिए, उसके फादर ने ये सब कुछ अरेंज कराया था अपने बिजनेस के फ़ायदे के लिए। लेकिन यांजी यहाँ पर शिवू के खिलाफ वापस से उसके डैड को भड़का देती है और जो यहाँ पर यांजी को लेने के लिए आ जाता है। पहली बार यांजी अपने डैड के खिलाफ जाती है और वो जो के साथ वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। शिव और उसकी मॉम उसे धमकी दे करके रोकने का कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यांजी उसे कहती है मेरे डैड से मुझे क्या करना है वो मैं देख लूँगी, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है। उसके डैड को लगने लगता है कि शिव और उसकी मॉम ही यांजी को उसके खिलाफ भड़का रहे हैं, वरना वो ऐसा कभी नहीं करती। बट सिचुएशन के हिसाब से वो यहाँ पर जो के साथ वहाँ से निकल जाती है। उसके फादर को ऐसा लग रहा था कि वो उसे छोड़ करके जा रही है। जो यांजी का ख्याल रख रहा था वो उसे अपने घर में रखता है। यांजी उसे सच्चाई बताती है मैंने अपने आँखों से बचपन में मेरे डैड को मेरी मॉम को मारते हुए देखा है। हालांकि उनका ये अरेंज मैरिज हो रहा था, लेकिन उसके बाद मेरे डैड ने कभी मेरी मॉम से प्यार ही नहीं किया, बस वो उसे एक छोटे पेट की तरह घर में बांध करके रखना चाहते थे ताकि वो किसी से मिले नहीं, कोई उनका दोस्त ना बने। और अब वक्त आ गया है डैड मॉम के मौत का बदला लेने का। यांजी के डैड की कंपनी में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है जो क्रिएट कर रहा था और वो अच्छे से जानता था ये सब कुछ यांजी करा रही है। इस प्रॉब्लम से निपटना थोड़ा मुश्किल होने वाला था क्योंकि अब ये सब कुछ यांजी के कंट्रोल में था और वो अपनी मॉम का बदला लेने के लिए तो ज़रूर ही उसके डैड के पास आएगी। जो और यांजी उसके डैड के पास पहुंचते हैं, उन्हें ऑप्शन देते हैं या तो वो यांजी की मॉम का मौत का जो कन्फेशन है वो पुलिस में जाके खुद कर दें, और अगर वो लोगों ने उन्हें कन्फेस कराया तो वो सीधे जान से ही मारे जाएंगे। लेकिन यांजी के डैड खुद से कन्फेस करने की बात नहीं मानते हैं। जो कहते हैं तो फिर ठीक है, कंपनी बर्बाद करने के लिए खुद का तैयार हो जाओ। वो अपने फ्रेंड के साथ मिल करके उसकी कंपनी के लिए और भी ज़्यादा पंगे क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से कि कुछ ही दिनों में उसकी कंपनी पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो जाएगी और यांजी के डैड रोड पर आ जाएंगे। जिन लोगों से उन्होंने उधार लिया है वो लोग उसे वैसे भी मार डालेंगे। अगले दिन जो यांजी के डैड होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और अपनी कंपनी की चीज़ों को सुधारने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी जो और यांजी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके डैड का पोल खोल देते हैं वो वीडियो दिखाते हुए कि किस तरीके से यांजी के डैड ने ही उसकी मॉम को मारा था। हालांकि वीडियो क्लियर नहीं था, लेकिन एज एविडेंस वो बहुत काफ़ी था और उस कांड के बाद तो उसके डैड को जेल होने वाला था। जब जो और यांजी लौट रहे थे तब यहाँ पर उसके डैड की तरफ से भेजे गए गुंडे उन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। जो अकेले ही उनसे लड़ता है और इन चक्करों में वो बहुत ही ज़्यादा वाला इंजर्ड हो जाता है। यांजी को उसकी बहुत ही फिक्र हो रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो को कुछ भी हो, वो थोड़ा सा भी हर्ट हो मेरी वजह से। ऑब्वियस सी बात है वो ये सब कुछ उसके लिए ही तो कर रहा था। जब गुंडे लोग बुरी तरीके से पिट जाते हैं और जो इंजर्ड हो जाता है तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है। काफ़ी घबराई हुई थी वो। यहाँ पर डॉक्टर उसे कहते हैं कि बचने के चांसेस बहुत ही कम है। यांजी का तो रोना ही नहीं रुक रहा था। इधर उसके डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। उसके डैड कहते हैं कि अगर जो को बचाना चाहती हो तो मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। यांजी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। इधर जो को होश आता है तो उसके फ्रेंड के थ्रू उसे पता चलता है
यान जी अपने डैड के पास वापस गई है। उसे उसकी फ़िक्र थी कि कहीं उसके डैड उसे हर्ट ना करें। इसी वजह से वो उसे सेव करने के लिए घर के लिए निकलता है। इधर उसके डैड यानजी को अपने उस सीक्रेट कमरे में लेकर के जाते हैं, जहाँ पर कि उसकी मॉम और उससे रिलेटेड बहुत सारी मेमोरी उन्होंने संभाल करके रखा हुआ था। और उसे कहते हैं, फाइनली आज मैं तुम्हें अपना बना करके रहूँगा। तुम यहाँ पर मेरी वाइफ की तरह ही हो। वो भी मुझे छोड़ करके चली गई, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ करके खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। वो यांजी को चेयर पे बांध देता और कहता है कि आज तुम मेरी होगी। इधर जो यांजी को ढूंढ रहा था कि आखिरकार वो जा कहाँ सकती है, इस सीक्रेट कमरे के बारे में उसे काफ़ी लेट पता चलता है। जैसे तैसे करके वो वहाँ पर पहुँचता है, जहाँ पर कि उसके डैड यांजी को बुली करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन वो उसे सेव करता है, उसके डैड की पिटाई लगाता है। इस चक्कर में वो वापस से इंजर्ड हो जाता है। इस बार उसके डैड को फाइनली जेल हो जाता है। जो इंजर्ड होने के बावजूद भी यांजी को वहाँ से लेकर के जाता है। यांजी बेहोशी उन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। भी हीरो है, चाकू लगने के बाद भी हीरोइन को उठा के लेके बाहर जाने की हिम्मत रखता है। जब उसे होश आता है तो वो जो को ढूंढते हुए जाती है। वो दोनों अब ठीक थे। फाइनली यांजी का जो रिवेंज था अपने डैड से लेने का, वो पूरा हो चुका था। पुलिस को वो वीडियो मिलते ही वो उसे पूरी ज़िंदगी के लिए जेल में कैद कर लेती है। जो और यांजी अब एक थे। उसने फाइनली यांजी का रिवेंज ले लिया था। हालांकि उसे यांजी के लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा था कि कैसे अपने ही अपनों को मार डालते हैं। वो लोग जेल में जाते हैं उसके डैड से मिलने के लिए, जहाँ पर कि उसके डैड उसे जेल से बाहर निकालने का रिक्वेस्ट कर रहे थे। यांजी हंसते हुए कहती है, वो तो कभी नहीं होने वाला है। तुमने मेरी मॉम को मारा था और इस चीज़ का बदला मैं तुमसे ले चुकी हूँ। आफ्टर दैट वो लोग वहाँ से निकलते हैं। जो यांजी को फिर से शादी के लिए प्रपोज करता है, वो उसे हाँ कह देती है और वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग। अगले दिन कहानी का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि यांजी शिवू से शादी करने के लिए रेडी थी और जो उससे मिलने के लिए आता है वो उसे कहता है क्या वो उसे धोखा दे रही है। वो कहती है नहीं, ये तो बस प्लान का हिस्सा है।
मुझे पता था कि तुम मुझे लेने के लिए यहाँ पर ज़रूर ही आओगे। शिव और उसके मोम को लास्ट टाइम सबक सिखाना है और तुम इसके बाद मुझे यहाँ से लेकर के जाना। वो उसकी बात मान जाता है। वो दोनों वही यहाँ कमरे में रोमांस कर रहे होते हैं और शिव वो यांजी को ढूंढने के लिए कमरे में आता है। जैसे ही यहाँ पर यांजी स्टेज पर जा रही होती है शिवू से शादी करने के लिए, उसके फादर ने ये सब कुछ अरेंज कराया था अपने बिजनेस के फ़ायदे के लिए। लेकिन यांजी यहाँ पर शिवू के खिलाफ वापस से उसके डैड को भड़का देती है और जो यहाँ पर यांजी को लेने के लिए आ जाता है। पहली बार यांजी अपने डैड के खिलाफ जाती है और वो जो के साथ वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। शिव और उसकी मॉम उसे धमकी दे करके रोकने का कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यांजू उसे कहती है मेरे डैड से मुझे क्या करना है वो मैं देख लूँगी, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है। उसके डैड को लगने लगता है कि शिव और उसकी मॉम ही यांजी को उसके खिलाफ भड़का रहे हैं, वरना वो ऐसा कभी नहीं करती। बट सिचुएशन के हिसाब से वो यहाँ पर जो के साथ वहाँ से निकल जाती है। उसके फादर को ऐसा लग रहा था कि वो उसे छोड़ करके जा रही है। जो यांजी का ख्याल रख रहा था वो उसे अपने घर में रखता है। यांजी उसे सच्चाई बताती है मैंने अपने आँखों से बचपन में मेरे डैड को मेरी मॉम को मारते हुए देखा है। हालांकि उनका ये अरेंज मैरिज हो रहा था, लेकिन उसके बाद मेरे डैड ने कभी मेरी मॉम से प्यार ही नहीं किया। बस वो उसे एक छोटे पेट की तरह घर में बांध करके रखना चाहते थे ताकि वो किसी से मिले नहीं, कोई उनका दोस्त ना बने। और अब वक्त आ गया है डैड मॉम के मौत का बदला लेने का। यांजी के डैड की कंपनी में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि जो क्रिएट कर रहा था और वो अच्छे से जानता था ये सब कुछ यांजी करा रही है। इस प्रॉब्लम से निपटना थोड़ा मुश्किल होने वाला था क्योंकि अब ये सब कुछ यांजी के कंट्रोल में था और वो अपनी मॉम का बदला लेने के लिए तो ज़रूर ही उसके डैड के पास आएगी। जो और यांजी उसके डैड के पास पहुंचते हैं, उन्हें ऑप्शन देते हैं या तो वो यांजी की मॉम का मौत का जो कन्फेशन है वो पुलिस में जाके खुद कर दें, और अगर वो लोगों ने उन्हें कन्फेस कराया तो वो सीधे जान से ही मारे जाएंगे। लेकिन यांजी के डैड खुद से कन्फेस करने की बात नहीं मानते हैं। जो कहते हैं तो फिर ठीक है, कंपनी बर्बाद करने के लिए खुद का तैयार हो जाओ। वो अपने फ्रेंड के साथ मिल करके उसकी कंपनी के लिए और भी ज़्यादा पंगे क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से कि कुछ ही दिनों में उसकी कंपनी पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो जाएगी और यांजी के डैड रोड पर आ जाएंगे। जिन लोगों से उन्होंने उधार लिया है वो लोग उसे वैसे भी मार डालेंगे। अगले दिन जो यांजी के डैड होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और अपने कंपनी की चीज़ों को सुधारने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी जो और यांजी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके डैड का पोल खोल देते हैं वो वीडियो दिखाते हुए कि किस तरीके से यांजी के डैड ने ही उसकी मॉम को मारा था। हालांकि वीडियो क्लियर नहीं था, लेकिन एज एविडेंस वो बहुत काफ़ी था और उस कांड के बाद तो उसके डैड को जेल होने वाला था। जब जो और यांजी लौट रहे थे तब यहाँ पर उसके डैड की तरफ से भेजे गए गुंडे उन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। जो अकेले ही उनसे लड़ता है और इन चक्करों में वो बहुत ही ज़्यादा वाला इंजर्ड हो जाता है। यांजी को उसकी बहुत ही फिक्र हो रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो को कुछ भी हो, वो थोड़ा सा भी हर्ट हो मेरी वजह से। ऑब्वियस सी बात है वो ये सब कुछ उसके लिए ही तो कर रहा था। जब गुंडे लोग बुरी तरीके से पिट जाते हैं और जो इंजर्ड हो जाता है तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है। काफ़ी घबराई हुई थी वो। यहाँ पर डॉक्टर उसे कहते हैं कि बचने के चांसेस बहुत ही कम है। यांजी का तो रोना ही नहीं रुक रहा था। इधर उसके डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। उसके डैड कहते हैं कि अगर जो को बचाना चाहती हो तो मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। यांजी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। इधर जो को होश आता है तो उसके फ्रेंड के थ्रू उसे पता चलता है यांजी अपने डैड के पास वापस गई है। उसे उसकी फ़िक्र थी कि कहीं उसके डैड उसे हर्ट ना करे, इसी वजह से वो उसे सेव करने के लिए घर के लिए निकलता है। इधर उसके डैड यांजी को अपने उस सीक्रेट कमरे में लेकर के जाते हैं जहाँ पर कि उसकी मॉम और उससे रिलेटेड बहुत सारी मेमोरी उन्होंने संभाल करके रखा हुआ था। और उसे कहते हैं फाइनली आज मैं तुम्हें अपना बना करके रहूँगा, तुम यहाँ पर मेरी वाइफ की तरह ही हो,
वो भी मुझे छोड़ करके चली गई, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ करके खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो यांजी को चेयर पे बांध देता और कहता है कि आज तुम मेरी होगी। इधर जो यांजी को ढूंढ रहा था कि आखिरकार वो जा कहाँ सकती है। इस सीक्रेट कमरे के बारे में उसे काफ़ी लेट पता चलता है। जैसे तैसे करके वो वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर कि उसके डैड यांजी को बुली करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन वो उसे सेव करता है। उसके डैड की पिटाई लगाता है। इस चक्कर में वो वापस से इंजर्ड हो जाता है। इस बार उसके डैड को फाइनली जेल हो जाता है। जो इंजर्ड होने के बावजूद भी यांजी को वहाँ से लेकर के जाता है। यांजी बेहोशी उन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। भी हीरो है, चाकू लगने के बाद भी हीरोइन को उठा के लेके बाहर जाने की हिम्मत रखता है। जब उसे होश आता है तो वो जो को ढूंढते हुए जाती है। वो दोनों अब ठीक थे। फाइनली यांजी का जो रिवेंज था अपने डैड से लेने का वो पूरा हो चुका था। पुलिस को वो वीडियो मिलते ही वो उसे पूरी ज़िंदगी के लिए जेल में कैद कर लेती है। जो और यांजी अब एक थे। उसने फाइनली यांजी का रिवेंज ले लिया था। हालांकि उसे यांजी के लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा था कि कैसे अपने ही अपनों को मार डालते हैं। वो लोग जेल में जाते हैं उसके डैड से मिलने के लिए, जहाँ पर कि उसके डैड उसे जेल से बाहर निकालने का रिक्वेस्ट कर रहे थे। यांजी हंसते हुए कहती है वो तो कभी नहीं होने वाला। तुमने मेरी मॉम को मारा था और इस चीज़ का बदला मैं तुमसे ले चुकी हूँ। आफ्टर दैट वो लोग वहाँ से निकलते हैं। जो यांजी को फिर से शादी के लिए प्रपोज करता है, वो उसे हाँ कह देती है और वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।